व्लादिमीर पुतिन ने 4 मई को घोषणा की कि वो रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध समाप्त करने के समझौते के लिए तैयार हैं और ये भी कि वो व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। स्वयं व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से रूसी संघ के राष्ट्रपति को एक खुला पत्र प्रकाशित किया। मैं इस पत्र का उद्धरण और विश्लेषण करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरा नाम एलेक्सेई पेचीय है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखे और मेरा पिछला एपिसोड देखें जिसमें आज व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना संबोधन दिया था। तो आज जेलेंस्की ने अपने बयान से बहुतों को चौंका दिया। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर राष्ट्रपति द्वारा रूसी राष्ट्रपति को खुला पत्र जारी हुआ। अब मैं इस पत्र को उद्धृत करूंगा और आप अपनी राय बना सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लिखते हैं, जब व्लादिमीर पुतिन करीब 26 साल पहले रूस के प्रमुख बने तब यूक्रेन में कई लोग उनके प्रति सकारात्मक थे, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। अब लगभग सभी यूक्रेनी इस बात को सकारात्मक मानते हैं कि हमारे लंबी दूरी के ड्रोन आपके फोरम के उद्घाटन पर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे, जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, ये दूरी हमारी क्षमताओं की सीमा नहीं है। आपके 26 साल के शासन ने यूक्रेन और रूस के बीच के संबंधों के एजेंडे को पूरी तरह बदल दिया है। व्यापार और अन्य नागरिक मुद्दों पर चर्चा से हमारे लोग अब केवल हानि और नुकसान की बातों तक सीमित हो गए हैं। रूस में अपने 26 साल के शासन में से लगभग आधा समय आपने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में बिताया है। चाहे आप नाटो, भू राजनीति या रूसी भाषा के बारे में कुछ भी कहें, ये युद्ध आपका व्यक्तिगत निर्णय है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसका कोई वास्तविक कारण नहीं है। इतिहास इसे इसी तरह याद रखेगा। ये समय और तरह से गुजर सकता था। हम अक्सर सुनते हैं कि ये युद्ध आपको रास आता है। बिल्कुल, जब बात आपकी वालदाई में रेजिडेंसी की सुरक्षा या मॉस्को में परेड की होती है, तब ऐसा नहीं है। आपकी अपनी जिंदगी आपके लिए कीमती है। अब हम देख रहे हैं कि ये बात रूसियों को पसंद नहीं आ रही है। ये युद्ध रूस के लिए नुकसान और नकारात्मकता ला रहा है। उन्हें हमारे ड्रोन्स और मिसाइलें पसंद नहीं हैं। उन्हें पेट्रोल की कमी और लगातार बढ़ती कीमतें पसंद नहीं हैं। उन्हें लगातार लगने वाले प्रतिबंध भी पसंद नहीं हैं। उन्हें आपकी दूसरी बार जबरन भर्ती की योजना पसंद नहीं है, ताकि युद्ध को यूक्रेन के किसी और हिस्से में फैलाया जा सके या रूस के पड़ोसी किसी और देश के खिलाफ मोड़ा जा सके। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता कि आपकी जंग खत्म नहीं हो रही। आप अब भी रूसियों को ऐसे जीने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन आपके संसाधन काफी कम होते जा रहे हैं। अब आपके पास ना उतने पैसे होंगे, ना राजनीतिक ताकत कि आप रूसियों की वफादारी वैसे ही खरीद सके जैसे पिछले 26 सालों में किया। हम सब करेंगे ताकि दुनिया इसका ध्यान रखे। जैसा कि आप खुद कहते हैं, सब कुछ गिनना चाहिए। कल मुझे मई महीने में यूक्रेन के मोर्चे पर आपकी सेना के नुकसान की रिपोर्ट मिली। ये फिर से 30,000 से ज्यादा मारे गए और गंभीर रूप से घायल रूसी है। हम हर महीने यही आंकड़ा बनाए रखते हैं। हमारे पास आपकी हर क्षति का वीडियो प्रमाण है। ये मनगढ़ंत नहीं है। हम जानते हैं कि आपके मोर्चे पर हुई क्षतियों में 63% मारे गए हैं और सिर्फ 37% घायल हुए हैं। 21वीं सदी में सेनाएं ऐसा संतुलन नहीं झेल सकती। आगे मारे गए लोगों का अनुपात और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम यूक्रेन में रूसियों की चिंता करते हैं, खासकर उस सब के बाद जो आपकी जंग ने यूक्रेन में लाया है, लेकिन मैं यूक्रेनियों की फिक्र करता हूं। हम अपने लोगों को खो रहे हैं और हमारा हर नुकसान हमें दर्द देता है। और भले ही यूक्रेनी बलों की हानि रशियों की तुलना में 1 के मुकाबले 5 या 1 के मुकाबले 6 हो, फिर भी इसका बहुत महत्व है। ये उतना ही जरूरी है कि आप हर कुछ महीनों में हमारे क्षेत्रों पर कब्जे की अंतिम तारीखें लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, खासकर डोनेट्स्क क्षेत्र की। आप इस साल इस क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। हम यूक्रेन में स्थायी युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि बिना युद्ध का जीवन बेहतर है और हम यही चाहते हैं। मुझे यकीन है ज्यादातर रूसी लोग इसका सकारात्मक जवाब देंगे, और आप ये जानते हैं, कई लोगों को विश्वास नहीं था कि यूक्रेन इतनी देर तक अपनी रक्षा कर पाएगा। आपको भी विश्वास नहीं था, और जो लोग आपको सलाह दे रहे थे उन्हें भी विश्वास नहीं था। लेकिन ये एक गलती थी। आपको यूक्रेन के पूर्ण पैमाने पर प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी, और आपने ये अनुमान नहीं लगाया था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम सब यहां पूर्ण पैमाने पर टकराव के 5वें साल में हैं। युद्ध से बाहर निकलने से मत डरिए। यही सबसे जरूरी चीज है जो अभी आपसे चाहिए।
यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और भविष्य में भी रखेगा। हमने दुनिया के कई लोगों को आपके खिलाफ यूक्रेन की रक्षा के लिए एकजुट किया है। हमने हथियार और पैसे का इंतजाम कर लिया है, हमें समर्थन मिल रहा है और आपको प्रतिबंध मिल रहे हैं। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक यूक्रेन के लिए न्याय नहीं मिल जाता जिसकी हम चाहत रखते हैं और जिसे हासिल किया जा सकता है। हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे जो आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को काफी हद तक कम कर दिया जाएगा और यूक्रेन को मिलने वाला समर्थन भी काफी हद तक घटा दिया जाएगा, आपकी यूक्रेन के प्रति स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुए बिना। विक्टर ओरबान का उदाहरण दिखाता है कि जो लोग हमारे खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करना चुनते हैं उनका अंत कितनी शर्मिंदगी के साथ होता है। यूक्रेन ने वो सर्दियां झेली है जब आपने हमारी ऊर्जा व्यवस्था नष्ट करने की कोशिश की थी। हम डटे रहे और अंधेरे में भी यूक्रेनियों की दृढ़ता बनी रही। हमने युद्ध को आपकी जमीन तक पहुंचा दिया और आप उत्तर कोरिया की मदद के बिना इससे नहीं निपट पाते। आप रूस के पहले शासक हैं जिन्हें प्योंगयांग से मदद मांगनी पड़ी और आज आप पूरी तरह से चीन पर निर्भर हैं, जो रूस के इतिहास में भी पहली बार है। आपको लगा था यूक्रेनियन खुद को बचा नहीं पाएंगे, लेकिन अब हमारे लोग मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी में हमारे साझेदारों की रक्षा व्यवस्था बनाने में मदद कर रहे हैं। आपको उम्मीद थी कि यूक्रेन में आंतरिक अशांति होगी, लेकिन आपके ही सैन्य संगठन ने आपके खिलाफ बगावत कर दी। मुझे लगता है उनका मतलब वैगनर निजी सैन्य कंपनी से है। 23 जून को एक और सालगिरह होगी और चुप्पी इस तथ्य को इतिहास से मिटा नहीं सकती। और अभी आपके अधिकारी, व्यापारी और प्रचारक आपको थकी हुई नजरों से देख रहे हैं। दुनिया ये सब देख रही है। दुनिया को यूक्रेन से थकान नहीं है जिस पर आप लंबे समय से भरोसा कर रहे थे। रूस से थकान तो उन लोगों को भी है जो आपको प्रतिबंधों से बचाने और अर्थव्यवस्था संभालने में मदद करते हैं। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। 26 साल बाद बुढ़ापा असर दिखाने लगा है। समय के साथ आपसे भी थकान और बढ़ेगी। हमने खुफिया एजेंसियों से दस्तावेज देखे हैं कि आप अभी 2027 और 2028 के लिए भी युद्ध की योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। हमें पता है कि आप उम्मीद करते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलें वो करेंगी जो बाकी नहीं कर सका। आप बेलारूस को युद्ध में और घसीटना चाहते हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि आप प्रिदनेस्ट्रोविया के साथ कुछ कर रहे हैं। आपके प्रचारक रूस के सभी पड़ोसियों को धमका रहे हैं। क्या आप सच में ये सब झेलना चाहते हैं? अब फैसला आपके पास है। युद्ध काफी हो चुका। यूक्रेन इसे खत्म करने का प्रस्ताव देता है। ये ईमानदारी से सम्मानपूर्वक करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि युद्ध फिर से भड़काने की कोई गुंजाइश ना रहे। हम देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपना सारा ध्यान ईरान के मुद्दे पर केंद्रित कर रहा है। सिर्फ इंतजार करना ठीक नहीं कि उनका ध्यान यूरोप के युद्ध पर जाए। यूक्रेन हमारे और आपके बीच सीधे तौर पर युद्ध समाप्त करने का प्रस्ताव देता है और मैं आपसे मिलने का प्रस्ताव रखता हूं। सभी ने सुना है कि आपके प्रतिनिधि मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि मैं शायद मॉस्को आ सकता हूं। 26 साल बाद यूक्रेन के नेता का आपकी राजधानी में और रूस के नेता का कीव में कोई काम नहीं है। कुछ देश जैसे स्विट्जरलैंड, टर्की और अरब देश युद्ध और शांति के मुद्दों के समाधान के लिए नेताओं की मेजबानी करते हैं। कई देश इस मुलाकात की मेजबानी करना चाहते हैं, लेकिन असली फैसले नेता लेते हैं। मैं सुझाता हूं कि मुलाकात की जगह तय होनी चाहिए। सुना है कि आपको अलास्का में यूक्रेन और यूरोप से जुड़ी समस्याओं के हल का वादा किया गया था, लेकिन यूक्रेन और यूरोप के मुद्दे एंकोरेज में हल नहीं हो रहे हैं। जो द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई है उसमें अन्य प्रतिभागी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यूरोप में युद्ध जारी है और हमें यूक्रेन में सुरक्षा चाहिए और आप भी अपने लिए सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। तर्कसंगत यही है कि वही लोग इसमें शामिल हों जो सच में गारंटी दे सकते हैं। हम मानते हैं कि यूरोप की भागीदारी जरूरी है, उन लोगों की जिनके पास सच में हालात पर असर डालने की क्षमता है। हम मानते हैं कि अमेरिका को इस प्रक्रिया में होना चाहिए जिससे हमारे क्षेत्र की नई सुरक्षा व्यवस्था तय हो सकती है। हमारा रूस के साथ कई समझौतों और नाकाम मिन्स्क समझौतों का अनुभव पहले से ही है, इसलिए सबसे पहले हमें अपने द्विपक्षीय जवाब ढूंढने होंगे उन सवालों के लिए जो मौजूद हैं, और मुश्किल सवालों से किसी भी तरह की शब्दावली, तकनीकी समूहों या शटल डिप्लोमेसी में समय गंवाने के बहाने छुपना नहीं चाहिए। इस जंग ने यूक्रेन और रूस के बीच दूरी बढ़ा दी है। अब फ्रंटलाइन ही कूटनीति की शुरुआत का स्थान है। यूक्रेन पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार है उस समय के लिए जब तक बातचीत चलती रहेगी। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसकी पुष्टि अभी ईरान के हालात से होती है।
वास्तविक युद्ध विराम की कोशिश ही बातचीत शुरू करने की सबसे अच्छी शुरुआत है। हम मानते हैं कि अगर आप चाहें तो यह प्रयास नहीं, असल युद्ध विराम होगा। आप जानते हैं कि मुख्य संघर्ष विराम रेखा पर युद्ध विरानी अमेरिका कर सकता है। यूक्रेन सभी के बदले सभी के सिद्धांत पर युद्ध बंदियों की अदला बदली को तैयार है, जो युद्ध खत्म होने तक अच्छा प्रस्ताव हो सकता है। युद्ध में बाहर ले जाए गए नागरिकों और बच्चों की वापसी के लिए ठोस कदम जरूरी है। यह तय करना है कि यूक्रेन और रूस की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा। अगर आप खुद अपनी सोच में इस विचार पर नहीं पहुंचते कि इस युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है, तो यूक्रेन अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लड़ाई जारी रखेगा। हमारे पास वे लोग होंगे जो हमारा समर्थन करेंगे, लेकिन आपको अपने अस्तित्व के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। रूस के लिए नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए। ये मेरी या यूक्रेन की धमकी नहीं है, ये रूसी इतिहास के तथ्य हैं जो आप जानते हैं। जब रूस थक जाता है तो बदलाव होते हैं। हम इस तरह की थकावट के लिए काम कर सकते हैं। आप अपनी जंग को रोक सकते हैं। उन सभी को शाश्वत श्रद्धांजलि जिनकी जान इस युद्ध ने ले ली। यूक्रेन की जय। जेलेंस्की ने रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को ऐसा खुला पत्र लिखा है, और अब जाहिर है उनकी प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए वो चुप हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी वो रूसी प्रचारकों के सामने भाषण दे रहा था। वो बता रहा था कि वो जेलेंस्की से किसी भी समय मिलने को तैयार है, लेकिन अब उसे बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। देखते हैं ये किस ओर जाता है। यहां मैं 3 बिंदु लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।